हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 यानी आधुनिक विश्व का आविर्भाव इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा है या आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या आप बुक पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एमसीक्यू किस तरह से बनेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये जो चैप्टर है आधुनिक विश्व का आविर्भाव, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो हैं सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण, मानववाद, धर्मनिरपेक्षवाद, पुनर्जागरण कालीन साहित्य, कला और शिल्प, दर्शन, वैज्ञानिक क्रांति का आरंभ, राजनीतिक सिद्धांत, धर्म सुधार, राष्ट्र राज्यों का उदय, भौगोलिक खोजें और उपनिवेशीकरण। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, इन सब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक विश्व का आविर्भाव। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण यानी कि रेनेसेंस का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का सिंपली आपको अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो पुनर्जागरण के समय जो उसके चिंतन यानी कि पुनर्जागरण जो शब्द है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा गया है आपसे। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो मानववाद है यानी कि ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 15वीं शताब्दी के इटली के उस मानववादी का नाम बताएं जिसने भ्रमण कर दार्शनिक प्रणालियों का अध्ययन किया और 900 शोध प्रबंधों की सूची प्रकाशित की। तो आपको उस व्यक्ति यानी कि मानववादी का नाम बताना है जिसने कि भ्रमण करके दार्शनिक प्रणालियों का अध्ययन किया और टोटल 900 से भी ज्यादा शोध प्रबंधों को प्रकाशित किया 15वीं शताब्दी में। तो इनका जो नाम था ये थे पिको देल्ला मिरोंदोला। तो ये नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने 15वीं शताब्दी में 900 से भी ज्यादा शोध प्रबंधों का जो है प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले छपने वाली पुस्तक कौन सी थी जिसे 1456 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले छपने वाली पुस्तक के बारे में आपको पूछा गया है कि जो पहला पुस्तक कौन सा था जो छपाई करके प्रकाशित किया गया था। तो उस पुस्तक का नाम था गुटेनबर्ग बाइबल। जो गुटेनबर्ग बाइबल थे, ये जो पुस्तक थी इसे ही 1456 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था छपाई करके। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो गॉथिक वास्तुकला जो है इसकी विशेषता आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो विशेषताएं थी वो थी कमानीदार तोरण, नुकीली मोहराबें और पुस्ते। ये जो तीन चीजें थी ये गॉथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित्यवाद यानी कि स्कॉलरिस्टिक्सम और उसकी अनुमानात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया में किसका जन्म हुआ। तो पंडित्यवाद और अनुमानात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया में किस चीज का जन्म हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा अनुभववाद। अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म जो है इसका जन्म हुआ था स्कॉलरिस्टिक्स। तो अनुभववाद का जो जन्म हुआ था वो पंडित्यवाद और अनुमानात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द celestial orbs, on the revolution of the celestial orbs 1543 में ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे वो कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ने ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑर्ब्स इस पुस्तक की रचना की थी 1543 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले किसने बताया था। तो ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो कथन है ये बताया गया था कॉपरनिकस के।
कॉपरनिकस ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की चीर फाड़ पर आधारित पुस्तक डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फेब्रिका, डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फेब्रिका, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? ये आपसे पूछा गया था। ये जो पुस्तक है डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फेब्रिका, जो कि मानव शरीर की चीर-फाड़ यानी कि उसकी शल्य क्रिया से संबंधित पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं वो वैसिलियस जो हैं वो इसके लेखक थे, जो कि एक बेल्जियन लेखक थे। याद रखिएगा, बेल्जियन लेखक वैसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट क्रांति का आरंभ कब और किसने किया था? तो प्रोटेस्टेंट क्रांति का जो आरंभ है वो सबसे पहले 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने किया था। तो प्रोटेस्टेंट क्रांति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आरंभ है 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक धरती की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? धरती का परिक्रमा पूरी तरह से करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो मैगिलन था। याद रखिएगा, मैगिलन जो थे उन्होंने धरती की सफलतापूर्वक परिक्रमा पहली बार किया था, यानी कि वो शिप पानी में समुद्र के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद कैपिटलिज्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रणाली जो है वो पूंजीवाद कहलाती है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इस प्रणाली को हम पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1492 में समुद्री यात्रा करके अमेरिका महाद्वीप पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 1492 ईस्वी में सबसे पहला जो अमेरिका पहुंचने वाला आदमी था वो कोलंबस था। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशांश कर यानी कि जिसे कि टीथे कहा जाता था, दशांश कर यानी कि टीथे, ये क्या है? चर्च को वार्षिक रूप से दिया जाने वाला फसल का 10वां भाग जो है, 10वां अंश जो है, उसे ही दशांश कर कहा जाता था। एक टैक्स लिया जाता था जो कि फसल होती थी उसका 1/10 भाग चर्च को पे किया जाता था। तो इस जो टैक्स है, ये कर है, इसे ही दशांश कर के नाम से जाना जाता था, जिसे टीथे भी कहा जाता था। तो दोस्तों चैप्टर 3 के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं। अब चलिए जल्दी से चैप्टर 4 को भी देख लेते हैं। चैप्टर 4 इकाई 4 का जो नाम है वो उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि इस क्या घटना घटी, इसके माध्यम से क्या हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ। इसका कहने का मतलब है दोस्तों उत्तर औद्योगिक समाज, है ना। उत्तर औद्योगिक समाज का क्या परिणाम निकला, समाज में क्या परिवर्तन हुए, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए इनसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जो कलेक्ट करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, सारे बुक को थ्रू आउट पढ़ करके उसे एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में फॉर्म करना पड़ता है। तो आपको अगर जरा सा भी हेल्पफुल लग रही होगी ये वीडियो, तो आप जरूर एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो सारे चैप्टर के मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स को देख लेते हैं। चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1960 और 1970 के दशकों से यूरोपीय और जापान की आर्थिक बहाली ने किस देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था? तो 1960 और 1970 में जो यूरोप और जापान में आर्थिक बदहाली हुई थी, उससे किस देश की अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, अमेरिका पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल बेल कौन थे? डेनियल बेल के बारे में पूछा गया है। तो डेनियल बेल एक समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल के अनुसार औद्योगिक समाज की विशेषता क्या थी? तो जो डेनियल बेल थे उनके अनुसार जो औद्योगिक समाज है उसकी विशेषता क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन, निर्माण और उसके फलस्वरूप वस्तुएं बनाना, ये औद्योगिक समाज की विशेषता थी डेनियल बेल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर औद्योगिक समाज की संकल्पना में सैद्धांतिक ज्ञान की केंद्रिकता को महत्व दिया जाता है, जिसके चारों ओर है। उत्तर औद्योगिक समाज की संकल्पना में सैद्धांतिक ज्ञान की केंद्रितता को बल दिया जाता है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसके चारों ओर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके चारों ओर जो है नई प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और सामाजिक स्तरीकरण, ये 3 चीजें आती हैं उत्तर औद्योगिक समाज की संकल्पना के सैद्धांतिक ज्ञान के चारों ओर। तो दोस्तों ये थे BSHF 101 के पार्ट 3 वीडियो के में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट MCQ वन लाइनर्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।